हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका टेक मुकेश चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेटेस्ट और फ्रेश वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो EPS 95 की पेंशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, तो उस जजमेंट के बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, सदस्य और नियोक्ता के लिए उस जजमेंट का क्या अर्थ है और EPFO के लिए उसका जो है वो क्या अर्थ है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी के रिगार्डिंग जानकारी देने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, उसके बारे में बात करने से पहले आपसे करूंगा एक रिक्वेस्ट कि यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन आता है उसको ही दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से जान लेते हैं उस बड़ी अपडेट के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड ऑन EPFO पेंशन स्कीम। Employee who were exiting EPS members as on September 1st 14 can contribute up to 8.33% of their actual salary as against 8.33% of the pensionable salary capped at rupees 15,000 a month toward pensions। चलिए मैं आपको जो है इसका हिंदी में बता देता हूँ। तो देखिए, व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड ऑन EPFO पेंशन स्कीम। EPFO पेंशन योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 को बरकरार रखा, जिससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के सदस्यों को एक और मौका दिया गया है जिन्होंने EPS का लाभ उठाया है अगले 4 महीनों में उच्च वार्षिकी के लिए। कर्मचारी जो 1 सितंबर 2014 को मौजूदा EPS के सदस्य थे, वे अपने वास्तविक वेतन का 8.33% तक योगदान कर सकते हैं, जबकि पेंशन योग्य वेतन का 8.33% प्रति माह 15,000 रुपये है पेंशन पाने के लिए। हालांकि अदालत ने योजना के मौजूदा ग्राहकों से संबंधित कुछ प्रावधानों को पढ़ा और यह माना गया कि संशोधन, जिसके लिए सदस्यों को कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के प्रावधानों के उल्लंघन के रूप में 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक के वेतन का 1.16% अतिरिक्त योगदान देना आवश्यक है। इस मुद्दे पर पहले के अदालती फैसलों में क्या कहा गया था। दिल्ली, केरल और राजस्थान के उच्च न्यायालयों ने पहले इस मामले पर निर्णय दिए हैं। केरल उच्च न्यायालय ने 12 अक्टूबर 2018 को दिए गए फैसले में EPS संशोधन योजना 2014 को रद्द कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 22 मई 2019 को अपने फैसले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार का पालन किया और जारी एक परिपत्र को रद्द कर दिया। 31 मई 2017 को भविष्य निधि अधिकारियों द्वारा उच्च पेंशन के लाभों से छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों को छोड़कर 28 अगस्त 2019 को एक फैसले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी यही राय व्यक्त की। 22 अगस्त 2014 की अधिसूचना को अमान्य करने की मांग करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत छूट प्राप्त और गैर छूट दोनों प्रतिष्ठानों से संबंधित कर्मचारी द्वारा 54 रिट याचिकाएं दायर की गई है। अब व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट से फ्राइडे। अब शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या कहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश UU ललित और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि योजना में संशोधन छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों पर लागू होंगे, जैसे वो नियमित प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए करते। EPFO की छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों की सूची में करीब 1300 कंपनियां हैं। संक्षेप में, शुक्रवार के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने EPFO सदस्यों को जिन्होंने EPS का लाभ उठाया है अगले 4 महीनों में अपने वास्तविक वेतन का 8.33% तक योगदान करने का एक अवसर दिया है, जबकि पेंशन योग्य वेतन की सीमा 8.33% है। अनुच्छेद 142 के तहत मूल शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नई योजना को चुनने के लिए 4 समय का महीने बढ़ा दिया। पोस्ट संशोधन योजना की वैधता के बारे में अनिश्चितता थी, जिसे उच्च न्यायालयों ने रद्द कर दिया था। इस प्रकार सभी कर्मचारी जिन्होंने विकल्प का प्रयोग नहीं किया लेकिन ऐसा करने के हकदार है, लेकिन कट ऑफ तारीख की व्याख्या के कारण नहीं कर सके, उन्हें कुछ समायोजन दिया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने बदलावों से सहमति जताई और कहा कि हम पेंशन योग्य वेतन की गणना के आधार में बदलाव करने में कोई दोष नहीं लगता है। हालांकि अदालत ने संशोधन में सदस्यों को अपने वेतन का अतिरिक्त 1.16% 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक का योगदान करने की आवश्यकता है, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के प्रावधानों का उल्लंघन है। अब व्हाट डज इट मीन फॉर मेंबर्स एंड एम्प्लॉयर्स। सदस्यों और नियोक्ताओं के लिए इसका क्या अर्थ है। तो देखिए, सदस्यों और नियोक्ताओं के पास अब वास्तविक वेतन से जुड़ी पेंशन योजना का विकल्प चुनने के लिए 4 महीने का समय है। सूत्रों ने कहा कि EPFO सदस्यों का केवल एक नगण्य प्रतिशत 15,000 रुपये प्रति माह पेंशन योग्य वेतन सीमा से अधिक वेतन के साथ ने पहले अपने वास्तविक वेतन के आधार पर योगदान का विकल्प चुना था।
यह अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति के बाद उच्च वार्षिकी का अर्थ होगा। विशेषज्ञों ने कहा कि उच्च मुद्रास्फीति और वास्तविक वेतन के समय में पेंशन योग्य वेतन सीमा 15,000 रुपये से बहुत अधिक बढ़ गई है। यह सेवानिवृत्ति के बाद श्रमिकों के लिए एक बेहतर सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करेगा। अब ईपीएफओ के लिए इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, ईपीएस संशोधन का मतलब था कि मौजूदा सदस्यों को वास्तविक वेतन से जुड़ी पेंशन का विकल्प चुनने पर अतिरिक्त 1.16% का योगदान देना होगा। अन्यथा योजना के अनुसार सरकार कर्मचारियों के पेंशन कोष में योगदान के रूप में सदस्यों के वेतन का यह 1.16% भुगतान करती है। इसीलिए ईपीएफओ को इस अतिरिक्त योगदान को निधि देने के तरीके खोजने होंगे। एक संभावित उपाय के रूप में विशेषज्ञों ने कहा कि सरकार को भविष्य निधि और पेंशन के बीच योगदान वितरण पर फिर से काम करना पड़ सकता है। जब तक इस अतिरिक्त 1.16% का विकल्प चुनने वाले सदस्यों के लिए वित्त पोषण निर्धारित करने के लिए कोई विधायी संशोधन लाया जाता है, तब तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस योगदान को किसी भी संशोधन के आधार पर समायोजित किया जाएगा जो लाया जा सकता है। हालांकि 6 महीने की अवधि के लिए चुनने वाले कर्मचारियों को स्टॉप गैग उपाय के रूप में 1.16% योगदान का भुगतान करना अनिवार्य होगा। और यदि इस समय के भीतर कोई संशोधन नहीं लाया जाता है तो फंड के प्रशासकों को विकल्प चुनने के लिए पेंशन फंड का संचालन करना होगा मौजूदा कोष के सदस्य। तो फ्रेंड्स, ये थी ईपीएस पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट की राय। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।